मैनेजमेंट से और ख़ास तौर से कंपनी को कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं और कंपनी ने NMHEP यूनिट से 60 मेगावाट के पावर उत्पादन भी शुरू कर दिया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 200 मेगावाट का एक PPA भी किया है। अरुणाचल प्रदेश में भी 40,000 करोड़ के 5 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। तो इस तरह के बढ़िया ऑर्डर फ्लोज पे और ग्रोथ प्लान्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD नंदलाल शर्मा सर मौजूद हैं। शर्मा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मतलब ये पूरा साल SJVN के लिए काफ़ी अच्छा रहा, स्पेशली उनके शेयर होल्डर्स के लिए। 40 रुपये का शेयर बढ़िया 80 रुपये पे 85 रुपये पहुँच गया, तो ऑलमोस्ट उनके पैसे दोगुने हुए। वो आपके काम में भी दिख रहा है, ऑर्डर इनफ्लोज में भी दिख रहा है, नंबर्स में भी दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले लेटेस्ट से शुरू करूँगा, जो कंपनी ने एक नए जो कैपेसिटीज़ ऐड की हैं या जो नए टाइप्स किए हैं जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है। क्या उसके बारे में कुछ डिटेल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, किस तरह का ये पूरा टाइप है और ये NMHEP का जो यूनिट है जिससे 60 मेगावाट पावर का प्रोडक्शन शुरू हुआ है, कैसे ये कंपनी के लिए कामकाज करेगा गोइंग फॉरवर्ड? ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है 60 मेगावाट का, उत्तराखंड में स्थित है ये। और वर्ष 2018 में इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। और पहले यूनिट, 2 यूनिट हैं इसमें 30 मेगावाट ईच। पहले यूनिट की कमीशनिंग हम 1 वीक बैक कर चुके हैं और अगले यूनिट की कमीशनिंग 30 मेगावाट की भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर हम इसकी कमीशनिंग कर देंगे। तो टोटली 60 मेगावाट का कैपेसिटी एडिशन हाइड्रो में हमारा हो जाएगा। और इसका जैसे निर्माण मैंने बताया 5 साल में हमने पूरा कर दिया है। ये इसके बारे में सूचना है। जी, शर्मा सर, आपने एक पावर परचेज एग्रीमेंट भी रिसेंटली किया था 200 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए। इस किस तरह के यहाँ पर डिटेल रहेंगे, कैसे एडिशंस होंगे और कब तक हम नंबर्स के अंदर इसको रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे? जहाँ तक मैं एडिशंस की बात करूँ, जो हमारा कैपेसिटी एडिशन का प्लान है, तो हमारा एक मिड टर्म के लिए प्लान था कि भाई 2030 हम 25 गीगावाट की कंपनी बन जाएंगे। अभी तो 2.2 गीगावाट है। और हमारे 4,500 मेगावाट के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 1 साल के अंदर अंदर कमीशनिंग में आ जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हम 25 गीगावाट और 2040 तक 50,000 गीगावाट की कंपनी बनेंगे। उस लक्ष्य के ऊपर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस वर्ष हमारी जो पावर कैपेसिटी एडिशन है 2024 में हम 5,000 मेगावाट को क्रॉस कर जाएंगे। और 2026 का भी हमने एक इंटरिम लक्ष्य रखा है कि 2026 तक 12,500 मेगावाट हम कमीशन प्रोजेक्ट हमारी पोर्टफोलियो में होंगे, जो 2030 में 25,000 मेगावाट की तरफ रहेंगे। जहाँ तक PPAs की बात है, जो RE में है, सोलर या विंड, जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है, उससे हम प्रोजेक्ट विन करते हैं। और उस टैरिफ को स्टेट का रेगुलेटर जो है वो वेट करता है, अडॉप्ट करता है, उसके बाद पावर परचेज एग्रीमेंट हो जाता है। तो RE के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्टिंग से PPA उनका रहता है। हमने उस टैरिफ में उसके अंदर अंदर उनकी कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग करनी होती है। तो RE के सोलर विंड के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपने 200 मेगावाट की बात की, या और भी जैसे 1,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमारा बीकानेर में सोलर प्रोजेक्ट का चला हुआ, उसकी भी टैरिफ पहले निर्धारित है, वो अगले साल जून तक वो भी पूरा हो जाएगा। तो हमारी पूरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की जो है अगले 7-8 वर्षों के लिए पूरी लाइनअप है। सर, ये RE जिसका आपने जिक्र किया है, शायद रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, इसकी आप बात कर रहे हैं। अगर इसके बारे में आप कुछ डिटेल दे पाएँ, ये किस तरह से काम करेगा? और क्योंकि आपने इसका नंबर्स के बाद जो कॉल हुआ तो उसमें भी काफ़ी जिक्र किया था, तो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से हम कैसे स्ट्रीमलाइन होते हुए देखेंगे चीज़ों को? हाँ, सुमित जी, इसमें मैं ऐड करना, जो REI है, रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, जी। भारत सरकार ने 4 कंपनीज को REI डिक्लेयर किया है, जिसमें सेकी है, SJVN है, NHPC है, NTPC है। ओके। उसके माध्यम से हम ये करते हैं कि जो भी डिस्कॉम्स या स्टेट्स पावर लेना चाहते हैं, तो हमारे पास REI जो डेजिग्नेटेड एजेंसी है उनके पास आएंगे और उनके बिहाफ पे हम एक ओपन मार्केट में बिडिंग करते हैं, टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग। और लोएस्ट टैरिफ जहाँ डिटरमिन होगा, उस टैरिफ के ऊपर जो डेवलपर्स हैं वो प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम बैक टू बैक पावर परचेज एग्रीमेंट, जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमने 1184 मेगावाट का अभी REI में कंडक्ट किया है। 3-4 कॉरपोरेशन डिस्कॉम्स है, उनकी तरफ से हमें रिक्विजिशन मिली थी। तो उसके लिए हमने 5 डेवलपर्स को डिस्कवर किया है लोएस्ट टैरिफ के ऊपर, जिसमें ₹2.38 पर मेगावाट के हिसाब से
आ रही है, प्राइस आ रहा है। तो हमने जिसमें किया एक आरटीसी, राउंड द क्लॉक पावर, चाहे वो विंड से दे, हाइड्रो से दे, विंड से दे या सोलर से दे या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से दे। तो उसमें भी 1184 मेगावाट के लिए 4 पे 38 पैसे टैरिफ आया है। तो हम उसको डेवलप कराएंगे उनके माध्यम से, और स्टेट के साथ या डिस्कॉम के साथ उसका पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। और हमारा लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर अंदर हम 10 गीगावाट के आरईआई के माध्यम से ये प्रोजेक्ट अलॉट करेंगे और डेवलप करवाएंगे। तो मैं अगला सवाल वही पूछने वाला था जो आपने मेंशन किया है कि अगले 3 साल के अंदर 10,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटीज़ को फर्दर ऐड किया जाएगा और 50% प्रोजेक्ट जो होंगे वो हाइड्रो, थर्मल, सोलर, विंड और इस तरह के प्रोजेक्ट्स का आप एक सेग्रीगेशन लेके चलेंगे। सो इसको फर्दर अगर आप क्लैरिफाई कर पाएँ, कैसे ये एडिशन हम एक्सपेक्ट करेंगे? सुमित जी, जो ये कैपेसिटी है ये अदर देन आरईआईए है, डेजिग्नेटेड एजेंसी अदर देन है। उसमें हमारी आरई का जो शेयर होगा, इट्स नॉट ओनली 50%, इट्स मोर देन 90%। जैसे अगर 26,000 मेगावाट 25,000 मेगावाट की बात करूं बाई 2030, तो उस 25,000 में से 23,000 मेगावाट जो होगा वो सोलर, विंड, हाइड्रो होगा, और थर्मल मात्र 1980 मेगावाट का होगा। और इसी तरह के लक्ष्य 2026 में भी हमारा मोर देन 90% जो है वो हाइड्रो, सोलर, विंड से होगा। जी। तो शर्मा सर, 2 चीज़ें और पूछनी थी। एक, आपने मेंशन किया था कि 16 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और 20 प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है, 1। दूसरा, अरुण 2 और बुक्सर, इन प्रोजेक्ट्स की सिचुएशन कैसी? क्योंकि वहाँ कुछ इश्यूज आया था जो दिसंबर में रिजॉल्व होने की उम्मीद आपने जताई थी, तो वो पार्ट हो गया क्या रिजॉल्व? हाँ, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है वो 16 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें जी। 2 ट्रांसमिशन के हैं और 14 जनरेशन के हैं, जिसमें थर्मल भी है, हाइड्रो भी है, इंडिया सोलर भी है, विंड भी है, और इंडिया में भी और नेपाल में भी है। ओके। तो 2 इशू की आप बात कर रहे हैं, अरुण 3 900 मेगावाट का नेपाल में प्रोजेक्ट है, और ये प्री कंस्ट्रक्शन के ऊपर था। पिछले साल मई में एक्सेसिव फ्लड्स आने की वजह से वहाँ हमारी डाइवर्जन टनल में दिक्कत आ गई थी। वो लगभग 90% ओवरकम हम कर चुके हैं, उसको थ्रो कर चुके हैं, और 1 जनवरी से पूरा उसमें काम हो जाएगा, और डैम का काम जो है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले कैलेंडर ईयर में हम 2024 में ही अरुण 3 प्रोजेक्ट को कमीशन कर देंगे। जहाँ तक बक्सर की आप बात कर रहे हैं, बक्सर में कुछ लैंड ओनर्स का कंपनसेशन को लेके इश्यू था। तो लैंड ओनर के लिए कंपनसेशन डिटरमिन करना वो स्टेट एजेंसी करती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। तो हमने पैसे जमा कराने होते हैं, हमने पैसे जमा करा दिए हैं, लेकिन लोग उसमें अपील में गए हैं। तो लोगों का कहना है कि जब तक हमें पैसे नहीं मिलेंगे हम पोजेशन नहीं देंगे। उसकी प्रक्रिया भी चल रही है एपीलेट कोर्ट में। जितनी जल्दी वो एपीलेट कोर्ट में, लारा कोर्ट है पटना में, उसके माध्यम से डिसीजन हो जाएगा, तो हम लोगों को जैसे ही कंपनसेशन प्रोवाइड करवाकर लैंड हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, पोजीशन में आ जाएगी, जी। तो 2024 में सितंबर तक हम उसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि कमीशन कर पाएंगे। ओके। शर्मा सर, इस फाइनेंशियल ईयर का क्योंकि फर्स्ट हाफ हम कवर कर चुके हैं, तो आपने क्या केपेक्स टारगेट इस साल के लिए ईयर मार्क करके रखा हुआ है? 1। दूसरा, कितना हम उसमें पूरा होता हुआ देख चुके हैं? 2, क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा बारिश ज़्यादा हुआ तो हिमाचल में थोड़ा इश्यूज भी आए थे, तो क्या इम्पैक्ट कुछ हुआ क्या आपके केपेक्स टारगेट को लेकर उसका, और अदरवाइज आप इसे कैसे देख रहे हो? बिल्कुल सुमित, हमारे जो फ्लड्स आए हैं या जो इश्यूज रहे हैं उनकी वजह से कैपेक्स में थोड़ा डेंट तो लगा है। हमने इस साल का टारगेट 10,000 करोड़ कैपेक्स का रखा था। पिछले साल हमने 9,000 करोड़ अचीव किया था, लेकिन 10,000 में से अभी हम 4,000 कर पाए हैं। लेकिन ये जो Q3 चल रहा है और Q4, इसमें से हमारे काफी पेमेंट जो पेंडिंग ड्यू है, जैसे हमारे मॉड्यूल्स आने हैं सोलर पैनल्स के, तो मॉड्यूल्स की सप्लाई आएगी, उसमें से ही लगभग 5,000 करोड़ जो है मॉड्यूल की सप्लाई के ऊपर ही खर्च हो जाएगा। और जो काम बक्सर, अरुणाचल में दूसरे प्रोजेक्टों में चले हैं, अरुण 3 वगैरह में, या हिमाचल में जो प्रोजेक्ट हैं हमारे हाइड्रो के या सोलर प्रोजेक्ट दूसरे स्टेट्स में चले हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम 10,000 करोड़ के टारगेट को 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लेंगे। जी। तो शर्मा सर, कितना केपेक्स हम मान लें इसमें अभी खर्च कर चुके हो आप, और नेक्स्ट ईयर क्या जो 12,000 करोड़ का टारगेट था वो इंटैक्ट है?
हाँ बिल्कुल इंटैक्ट है कि अभी तो हम इस साल तो 4,000 कर चुके हैं, 6,000 और हो जाएगा, 31 मार्च तक 10,000 हो जाएगा। अगले वर्ष का जो टारगेट है वो 12,000 करोड़ है जी। और हमारी जो ऑर्डर बुक है और प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है, तो उन सभी प्रोजेक्टों में जैसे हमारा काम चलेगा, नेपाल में लोअर अरुण प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम बढ़ेगा, दूसरे सोलर प्रोजेक्ट जो हमने विन कर लिए हैं ऑलरेडी उनके ऊपर काम बढ़ेगा, हाइड्रो प्रोजेक्ट है उनका भी पीक स्टेज आ जाएगा, उनके ऊपर भी कैपेक्स खर्च होगा। तो हमारा अगले वर्ष का टारगेट भी जो है 12,000 करोड़ का, मुझे 100% उम्मीद है कि वो पूरा होगा। जी शर्मा सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, वो कारोबार से थोड़ा अलग हट के है, उसका जवाब आप चाहें तो दें या चाहें तो ना भी दें। शर्मा सर, सवाल ये रहेगा कि उत्तराखंड में एक हाल ही में दुखद हादसा भी हुआ है और उसमें एसजेवीएन बचाव कार्य में बहुत एक्टिवली कामकाज कर भी रही है और उम्मीद करते हैं आप लोगों से जल्दी सक्सेस भी मिले। आप क्योंकि ग्राउंड को समझते हैं, आप सिचुएशन को बखूबी जानते हैं, क्या सिचुएशन है वहाँ की, क्या एसजेवीएन का उसमें रोल है? अभी लेटेस्ट न्यूज तो मैं ये बता दूं आपको, खुशखबरी है जी कि जो हॉरिजेंटल होल हो रहा था शायद हम उसके करीब पहुंच चुके हैं और शायद थ्रू भी हो चुके हैं। अभी मेरे को 5 मिनट पहले जो साइट से सिचुएशन खबर मिली थी, जी हमारे को एसजेवीएन को वर्टिकल ड्रिलिंग है उसका काम दिया गया था। ओके। तो 86 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग है। हम सुबह 9 बजे तक कुछ 40 मीटर ड्रिलिंग कर चुके थे, लेकिन जब नीचे सक्सेस हमें नजदीक लग रही थी तो प्रशासन ने हमें आदेश दिया कि ऊपर से ड्रिलिंग की शायद आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरे 12 लोगों की टीम वहाँ पिछले 15 दिन से मौके पर है जी और इसमें जियोलॉजिस्ट भी हैं, सिविल इंजीनियर्स भी हैं, डिजाइनर्स भी हैं, फील्ड के लोग भी हैं। द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्संस ऑफ माय कंपनी, आई हैव सेट द टीम। सर और हर एक किस्म अपनी राय दे रहे हैं। जी शर्मा सर, पहले तो आपकी टीम को पूरी तरह से हमारी तरफ से सराहनीय कार्य जो आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपसे इसी में एडिशन पूछना चाहूँगा कि कब तक हम मान लें कि आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे और जो एक बहुत 17 दिन से मुशक्क़त चल रही है वो ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ेगी? ये मुझे लगता है कि घंटे आधे घंटे के अंदर बीच में के अंदर ही हम सफल हो पाएंगे और जो 12 तारीख से लोग टनल में फंसे हैं वो बाहर आ जाएंगे। जी और इसमें सभी प्लान, मैं शुरू से जुड़ा हूँ इस क्षेत्र में, इस इशू से। हमने तो दूसरे दिन ही अपनी टीम बाहर रवाना कर दी थी और वॉलंटरली की थी, किसी का आदेश नहीं था। उसके बाद हम चाहे प्राइम मिनिस्टर से मॉनिटरिंग हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से मॉनिटरिंग हो रही है या स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर रही है, हम मैं पूरी तरह से उनके साथ जुड़ा हूं और जो भी राय, जो भी सजेशन से बन पाती हम दे रहे हैं, डिफरेंट राय। और अब डिफरेंट प्लान्स के ऊपर वहां साइट के ऊपर काम हो रहा था। हॉरिजेंटल होल भी था, वर्टिकल होल भी था और दूसरे एंड से जो ड्रिलिंग होनी थी अगर लॉन्ग रन में चलना होता तो उसके लिए उसके ऊपर भी 6 प्लान के ऊपर काम हो रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा सर इस सिचुएशन से पूरी तरह से अवगत कराने के लिए। और एक बार फिर से आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रोसेस एग्जीक्यूट किया और आपने पूरी तरह से केपेक्स पे हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो एसजेवीएन का स्टॉक पहले तो आप स्क्रीन पर लेकर आइए और ये तस्वीरें आप ताज़ी देख रहे हैं जो शर्मा सर कह भी रहे हैं कि शायद आधे घंटे में एक खुशखबरी वहाँ से आते हुए दिखाई पड़े। 17 दिनों से 41 मजदूर लगातार सुरंग में फंसे हुए हैं और तमाम टीम्स कामकाज कर रही हैं। दूसरे दिन से एसजेवीएन की टीम लगी हुई है और टॉप कॉम्पिटेंट जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑलरेडी इस प्लान पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 6 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर या प्लान्स के ऊपर एसजेवीएन की टीम कामकाज कर रही है। तो कभी भी ये खुशखबरी वहाँ से आ सकती है जो थोड़ी पहले अभी शर्मा सर बता के गए हैं, जो कि ऑलरेडी इस प्लान पे सेकेंड डे से उनकी टीम कामकाज कर रही है। डे हाई पर एसजेवीएन कामकाज करते हुए 4.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर 86 रुपये कामकाज कर रहा है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।